गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को बितान में से ये आज थर्ड पार्ट स्टार्ट करूँगी, पेज नंबर 7। अपनी मर्यादा पुरुष किशनदास से सुनी हुई यह बात नहीं भूले कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता तथापि किसंदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म के खुराफात की है। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूद कर सेकंड सिनेमा देख आना। कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किसंदा ने नहीं कर रखा है। तो अपनी मर्यादा पुरुष किसंदा की सुनी हुई यह बात नहीं भूले कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है। तो गधा पचीसी में क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। मतलब जब बच्चा जिसमें अकल ही नहीं होती इस समय, या फिर उस समय उसने कोई उसको अनुभव नहीं होता है, तो उसको ये समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है और उसकी इसकी चिंता नहीं उस समय करना भी नहीं चाहिए क्योंकि बाद में हर आदमी आगे चल के समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा किसान यशोधर को भी विश्वास नहीं होता तथापि किसंदा बताते, उन्हें उस पर विश्वास नहीं होता था कि ऐसा उन्होंने किया होगा, लेकिन वो किसंदा ने उनको बता रखा था कि किस तरह में उन्होंने जवानी में 50 किस्म की खुरापातें यानी शरारतें की हैं। ककड़ी चुरा लाते थे, कभी गर्दन मुड़ के मुर्गी को मार देते थे, पीछे खिड़की से कूद कर पिक्चर चले जाते थे। तो ऐसे कौन से कर्म यानी कौन से काम थे जो नहीं किए थे, जो तुम्हारे इस किसंदा ने न कर रखे हो, उन्होंने बता रखे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, जिम्मेदार सर पर पड़ेगी तब तक अपने ही आप ठीक हो जाएंगे। यह भी किसंदाज से विरासत में मिला हुआ था। फिक्र है जिसे केशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते, तब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर लो, यह बात यशोधर जी कभी कभी तजिया तजिया कहते थे, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान खिल जाती थी। वह बच्चों को यह प्रकट करती थी कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। आगे इसका जिम्मेदारी, अगर जिम्मेदारी सिर पर आ जाती है घर की, तो अपने ही आप सब ठीक हो जाता है, सब शरारतें बच्चे भूल जाते हैं। यह भी किसंदा की विरासत में था एक फिक्र जिससे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते थे। क्योंकि उनके सिर पर बाप का हाथ था तो वो शरारतें करते रहते थे लगातार। तो लगातार कुछ न कुछ उनका शरारतें चलती रहती थी। उन्हें कभी लगता था कि अगर पिता जब नहीं गुजर गए होते, वो कहते अगर पिता नहीं उस समय उनके भी गुजरे होते, तो मैं मैट्रिक में होता, शायद वो गधा पचीसी यानी लंबे दौर ये शरारतें वो भी करते। यशोधर जी भी जिम्मेदारी सर पर जल्दी आ पड़ी और जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज मस्ती कर लो यानी शरारतें कर लो, यह बात यशोधर को जी भी कभी कभी तजिया कहते थे। तो कहते ये बात भी सही है कि अगर कोई है हमारे सिर पर देखने वाला तो हम उस समय बेफिक्र हो जाते हैं और उसमें उस समय आनंद में अपना समय निकालते हैं। लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान खेल जाती थी, उनकी बातें वो याद आती थी उस समय की, तो वो हंस अपने आप में ही उनको जो याद हो कल्पनाओं की याद में हंस बैठती थी। बच्चों में पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना यानी उनका बाप साथ में होना, गैर जिम्मेदार होना। तो बाप होगा तो गैर जिम्मेदारी होगी क्योंकि सारी जिम्मेदारी पिताजी के ऊपर होती है। कुल मिलाकर अच्छा लगता है, कुल मिला के ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया भी ही उन्हें कहाँ मंजूर है। जो
उनकी रीत मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भरकर भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किसनदा की यह उक्ति अब भी जचती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी, जब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर बस। तो यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं। हो सकता है उनके बीवी बच्चे अधिक सुलझे, उनकी समझदारी ठीक हो, लेकिन दो के चार करने वाली दुनिया भी। लेकिन दुनिया तो है एक की चार बातें बनाती है। उन्हें कहाँ मंजूर है जो उनकी रीत मंजूर करे कि उनकी जो देखा हुआ काम है सही सुलझा हुआ, वो कहाँ उनको अच्छा लगता है। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है, और दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का भी ये कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा भरकर भयंकर भूल की है कि कम से कम ले लेते तो अच्छे मकान में घर में रहते। किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किसनदा की बातें उनको अब भी जचती है, उनको अभी भी अच्छी लगती है। जचती है ना, बहुत अच्छी लगती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने होशियार जो लोग होते हैं वो उसमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी है तब तक क्वार्टर है, रिटायर होने के बाद गाँव का पुश्तैनी मकान है। तो ये बात भी उनको अच्छी लगती थी। नेक्स्ट पेज निकालिए। गांव का पुश्तैनी घर फूट चुका है और उस पर इतने लोग का हक है कि जब जाकर बसना वहाँ जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े बोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी भी अच्छे समझते हैं। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं तब उसमें उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी कि आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा, क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रहेगा। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू की इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा हुआ नहीं तो आदमी को हर तरह से सोचना चाहिए, तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि जब सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं, उसमें तो एक तरह से सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। तो कहते हैं गाँव का तो टूटा फूटा मकान हो चुका है और उसमें रहने वाले भी इतने, हक जताने वाले भी इतने हैं, मरम्मत और जिम्मेदारी ओढ़ना लेना, बेकार झगड़े मोल लेना है वहाँ तो जाना, यानी तरह ज़्यादा लोग रहते हैं परिवार के तो लड़ाई झगड़े ही ज़्यादा हैं। यशोधर जी ये भी अच्छी तरह समझते थे। बच्चे बहस में यह भी तर्क दोहराते थे और कहते थे कि जब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता था तब वो कोई जवाब नहीं दे पाते थे। उन्होंने हमेशा कल्पना की थी कि आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का उनके रिटायर होने से पहले कोई अच्छा सरकारी जॉब पकड़ ले तो बस जी क्वार्टर है उन्हीं के पास बना रहे। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य के प्रश्न उठाए पर बाबूजी की संभावना रेखांकित कर देती है और पत्नी जी भविष्य का प्रश्न उठाती है तो यशोधर बाबू की संभावना में रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी तो हर तरह से सोचना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ, नहीं नौकरी लगी तो इंसान को हर तरह से सोचना चाहिए, ज़रूरी थोड़ी एक ही तरह से सोचे हम। जब यशोधर भाभी टिप्पणी करते हैं उसके बारे में बोलते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं है। अगर हमारी बिरादरी में मतलब हमारी उसमें नहीं है, समाज में उसमें तो एक तरह की सोचने वाले ही होते हैं, उसमें एक तरह के सोचने वाले होते हैं, कहते हैं, कहकर लगभग नकली हंसी यानी दिखावटी हंसी हंसते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। जितना ही श्लोक में जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही परलोक में बारे में उत्साही होने पर यत्न कर रही हैं। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, अशीक का फूल और चुटिया की खोसा और फिर उनके पीछे प्रांगण में जा पहुँचे जहाँ महात्मा गांधी जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। तो आगे लेखक कहता है कि जहाँ जितना ही हो इस लोक की ज़िंदगी में यशोधर बाबू नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही थी, मतलब उन्हें मजबूर कर रही थी।
उतना ही परलोक में के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे थे, और उतना ही परलोक में जाने का वो उनको बाध्य कर रहा था, यानी बाध्य कर रहा था। और आगे उन्होंने बिरला मंदिर यानी मंदिर की ओर कदम बढ़ाए और लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, भगवान के आगे, अस्सी के पुल चुटिया में खोसा के पीछे प्रांगण में जा पहुँचे। और वहाँ पे वो पीछे उनका जो प्रांगण था, आंगन सा था चौड़ा, वहाँ जाकर वो पहुँच गए। आगे एक महात्मा जी गीता जी पर प्रवचन दे रहे थे, यानी भाषण दे रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास नहीं लगा। आज के जो प्रवचन चल रहे थे उनका मन नहीं लग रहा था। सच तो यह था कि वह भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक और कर्मकांडी है नहीं, मतलब ज़्यादा धार्मिक नहीं है और न कर्मकांडी है। इस संबंध में मर्यादा पुरुष किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही थी वैसे वैसे किशनदा की तेज रोज मंदिर जाने, किशनदा की तरह मतलब वही पुरानी उनको याद आ रही थी। रोज मंदिर तेज तेज चाल से जाते थे, संध्या पूजा करके गीता और प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न यानी प्रयास करने लगे। अगर कभी उनका मन शिकायत करता तो सब में लग नहीं पा रहा था, तो अगर वो चाहते थे शिकायत करना तो उनका मन नहीं लग पा रहा था। उससे कहते थे भाई लगना चाहिए। अब तो ये माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। वो कह रहे मानता वो जो घर परिवार का है, उसके अलावा भगवान की भक्ति पर भी ध्यान देना होगा। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की, जो करते हैं जैसा करते हैं करें। मतलब तुम अपने भगवान की पूजा पाठ में लग जाओ, जो तुम्हारे बाल बच्चे करते हैं उनको करने दो, जैसा वही चाहते हैं नई पीढ़ी के बच्चे हैं। हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। वैसे बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें। उनको अच्छा लगता है। अब नहीं मांगते तो ना मांगे। वो कह रहे अगर बच्चे हमें सलाह मांगे तो देना चाहिए, नहीं मांगे तो नहीं देना चाहिए, और जो उनको अच्छा लगे उनकी हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। तो बस तो ही बच्चे खुश और हम भी खुश हैं। नहीं तो अपना ध्यान घर की तरफ न देकर अपने पूजा पाठ में लगाओ। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि यह क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो। अपने मन ही मन में उनके विचार चल रहे थे, अपने मन को ही समझाते थे। फिर क्वेश्चन भी निकलते थे, प्रश्न के साथ साथ उनका उत्तर भी निकलता था। फिर सोचते थे हाँ बच्चे सही हैं कि आजकल के आधुनिक युग में हाँ थोड़ा बदलना चाहिए। जब सुख सुविधाएं उनसे पहले तो विरोध करते थे, फिर जब सुख सुविधाएं उनसे मिलती थी तो फिर वो कहते थे हाँ ठीक है ऐसा होना चाहिए। तो दोनों ही पक्ष में रहते थे। नेक्स्ट पेज, सुनने लगे मगर व्याख्या की। जनार्दन शब्द की सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जीजा की याद हो आई। परसों ही कार्ड आया था कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजाई का हाल चाल पूछने अहमदाबाद जाना होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह ख्याल भी आया कि प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चे की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वदा मूर्खतापूर्ण है। यशोधर की खुशी गम के हर मौके में रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। यह चाहते हैं कि बच्चे पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने तो यह कह दिया कि आपको बुआ को भोजन के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे कबब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सकें। तो आगे लेखक कहते हैं सुनने लगे मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा, जो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी से याद हो आई थी। तो उन्होंने वो व्याख्या, उनका जो विवरण चल रहा था, व्याख्या चल रही थी, तो उनको एक तरफ जनार्दन यानी ईश्वर होता है,
तो जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ रहा था तो अपने जीजा जनार्दन जोशी की उस समय उनको याद आ गई। परसों ही उन्होंने कहा कार्ड आया था, उनकी तबीयत भी खराब है, चलो चल के उनको सोचने लगे उनको वहीं जाके अहमदाबाद में देखाते हैं। ऐसा सोचते ही उन्हें ख्याल आया कि अगर ये प्रस्ताव, ये बातें अगर पत्नी बच्चों के सामने रखेंगे कि हम देखने के लिए जा रहे हैं उनको, तो उनको पूरा परिवार उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सारा परिवार तो बिखर गया है, बस ये अलग अलग हो गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा यही है, बिखरे परिवार के प्रति यशोधर बाबू का एक तरफ का प्यार है, आर्थिक दृष्टि सर्वदा मूर्खतापूर्ण है। मतलब एक तरफ से देखभाल करना ये तो पागलीपन है। यशोधर की खुशी गम के हर मौके में रिश्तेदारों के जाना जरूरी समझते हैं। वो सोचते हैं अगर किसी का दुख है तो गम है तो हमें जाना चाहिए, लेकिन बीवी बच्चे नहीं चाहते थे। बच्चे पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों, वो सोचते थे हमारे जो परिवार के लोग हैं उनके प्रति मिलने जुलने के लिए हमारे बच्चे उत्साही हों। बच्चे क्रोधित होते थे। अभी उस दिन की तहदी हो गई। कमाऊ बेटे ने तो ये कह दिया कि बाबू बुआ के को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। तो यशोधर बाबू यही कहने लगा, अभी तो मेरी इतनी चलती है कि मैं 100 रुपये उधार ले सकता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ। यशोधर जी का नारा, हमारे तो सैप ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है कि इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ के यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते दिल्ली आ गए और वहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के पास। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता क्या है। पत्नी आग्रहपूर्ण कहती है कि तुम अपने उन किसनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किसनदा को जो भी मालूम था वह पुराने गवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने अपने परिवार को बसाया ही नहीं तो जान के पाते कि कौन रिवाज निभ सकती है कौन से नहीं। पत्नी का कहना था कि किसनदा तो ही जन्म के, वो नेक्स्ट पेज पर है तो यहाँ से अर्थ बताती हूँ। यशोधर जी का नारा, हमारा तो सैंप ही ऐसा ठहरा, तो उन्होंने कहा कि किसनदा का तो ऐसा ही था। यशोधर जी का नारा था, हमारा तो सैंप ही ऐसा देखा ठहरा, हमने तो ऐसा ही पूरा अपनी ज़िंदगी में देखा है, तो हमें परंपरा विरासत मिली है, तो हमारी परंपरा हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिली है। इस नारे से पत्नी बहुत चिढ़ती थी। पत्नी का कहना था और कही था ऐसा सही कहना भी था। यशोधर जी स्वयं ने तो कुछ देखा नहीं था। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में गांव छोड़कर वो विधवा बुआ को लेकर अल्मोड़ा आ गए थे और बुआ के पास कोई लंबा चौड़ा परिवार नहीं था, तो जहाँ से वो कुछ देखते उसकी परंपराओं में रंगते। मैट्रिक पास होते ही दिल्ली चले गए और वहाँ कुंवारे जो कृष्णानंद जी थे वहाँ थे, उनकी कोई गृहस्थी नहीं थी, तो वहाँ कुछ देखते। पत्नी आग्रहपूर्व कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किसनदा की मुँह सुनी सुनाई बातों को अपनी आँखों की देखी बातें बना डालते हो। जो उन्होंने कह दिया वो कहते हाँ वो सही बात होगी, उन्हीं बातों को अपनाते हो। तो वह उनका पुराने गवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा और गांव के लोगों से जो सीखा है वही मानते हो, वही करते हो। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया, नहीं जान पाते थे कौन रिवाज कहाँ निभा सकते कौन नहीं निभा सकता है। पत्नी का कहना था कि किसनदा तो जन्म से ही ऐसे हैं। आगे वो नेक्स्ट पेज पर है। आज यहीं तक है, अगला नेक्स्ट डे।